हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वरलता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, हम आज शास्त्री प्रथम खंड के लिए जो इससे पिछले क्लास में हमने गुप्त वंश को प्रारंभ किया था और गुप्त वंश से संबंधित कुछ शासकों के बारे में, जिसमें जो उसका प्रथम संस्थापक श्री गुप्त था उसके बारे में, फिर घटोत्कच के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम उस वंश के एक महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो 320 ईस्वी में अपने पिता घटोत्कच के बाद राजा बना। चंद्रगुप्त प्रथम का कार्यकाल जो है वो संभवतः 320 ईस्वी से 335 ईस्वी लगभग माना जाता है। बच्चों, सबसे बड़ी बात है कि प्राचीन काल के इतिहास में तिथियों का जो अवलोकन है वो एक लगभग में है। उसको निश्चित रूप से हम ऐसा कह दें कि 320 ही उसमें थोड़ा सा विवादास्पद नज़र आता है। किसी किसी पुस्तक में ये 319 भी लिखा रहता है, किसी में 320 है। इसीलिए इसमें इतिहासकारों में थोड़ी मतभिन्नता भी है, और चूँकि ये काफ़ी प्राचीन समय का है इसलिए इसको एकदम तिथिगत जो है आंकलन करना वो उतना संभव नहीं है। इसीलिए उसके लगभग में ही या तो 319 ईस्वी या 320 ईस्वी। तो प्रायः बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि 320 ईस्वी में, तो ये लगभग 320 ईस्वी में अपने पिता घटोत्कच के बाद शासक बना। चंद्रगुप्त जो है प्रथम, वो गुप्त वंशावली में पहला स्वतंत्र शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इससे पूर्व में हम देखते हैं कि श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी और घटोत्कच ने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। और ऐसा माना जाता है कि महाराज की उपाधि धारण करने वाले जो है वो सामंत हुआ करते थे, पूर्ण रूप से स्वतंत्र शासक नहीं रहते थे। चंद्रगुप्त प्रथम पहला गुप्त वंशावली का शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। बाद में लिच्छवी को इसने अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। वायु पुराण, विशाखदत्त का जो है लिखित मुद्रा राक्षस, शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिकम और महाकवि कालिदास के जो ग्रंथ हैं उसमें गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी जो है वो मिलती है और ये प्रमुख साहित्यिक स्रोत के रूप में हमारे पास उपलब्ध हैं। इसके अलावा पुराणों तथा हरिसेन लिखित जो प्रयाग प्रशस्ति है उससे चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य के विस्तार के बारे में जो है जानकारी मिलती है और चंद्रगुप्त से संबंधित अन्य बातों की जानकारी भी मिलती है। चंद्रगुप्त ने जो है लिच्छवी के सहयोग और समर्थन पाने के लिए उनकी राजकुमारी लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह संबंध स्थापित किया और अपनी स्थिति को बेहतर बनाया। स्मिथ के अनुसार, जो इतिहासकार स्मिथ हैं उनके अनुसार वो कहते हैं कि इस वैवाहिक संबंध के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त ने लिच्छवियों का राज्य प्राप्त कर लिया तथा मगध और उसके सीमावर्ती क्षेत्र में वो आ गया। कुमार देवी के साथ विवाह संबंध करके चंद्रगुप्त ने वैशाली राज्य प्राप्त किया। चंद्रगुप्त के द्वारा जो सिक्का चलाया गया है उसमें चंद्रगुप्त और कुमार देवी के चित्र अंकित जो है वो हमें मिलते हैं। हेमचंद्र राय चौधरी जो इतिहासकार हैं उनके मतानुसार अपने महान पूर्ववर्ती शासक बिंबिसार की भांति चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह कर द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना की। हम देखते हैं कि बिंबिसार जो हर्यक वंश का प्रथम शासक था उसने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी स्थिति को काफ़ी मजबूत बनाया था। उसने मध्य देश की राजकुमारी हेलना से विवाह किया था। उसके अलावा जो है लिच्छवियों की राजकुमारी जो थी उनसे भी उसने विवाह, चेल्लना मध्य राजकुमारी चेल्लना थी, और लिच्छवी गणतंत्र की राजकुमारी से भी उसने विवाह संबंध स्थापित किया था बिंबिसार ने, और वैवाहिक संबंध के द्वारा ही उसने अपने राज्य की स्थिति को काफ़ी मजबूत बनाया था। तो हेमचंद्र राय चौधरी चंद्रगुप्त प्रथम की तुलना उसी बिंबिसार से करते हुए कहते हैं कि इसने भी लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह संबंध स्थापित करके एक तरह से द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना की, और विवाह की स्मृति में ही इसने सिक्कों पर जो है राजा रानी की आकृति वाली सिक्के चलाए, जिसमें अपना और कुमार देवी जो उसकी पत्नी थी उसके नाम का सिक्का उसने निकाला। इस प्रकार से हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि लिच्छवियों के साथ संबंध स्थापित करके चंद्रगुप्त राज्य ने अपने राज्य को राजनीतिक दृष्टि से सुदृढ़ और आर्थिक दृष्टि से भी जो है वो समृद्ध बना दिया।
राय चौधरी के ही अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम ने कौशाम्बी तथा कौशल के महाराजाओं को जीतकर अपने राज्य में मिलाया तथा साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की और इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम जो है उसने एक संवत, गुप्त संवत 319 20 ईस्वी के नाम से चलाया, समुद्रगुप्त चलाया और वो गुप्त संवत के नाम से जाना गया। समुद्रगुप्त को इसने अपना उत्तराधिकारी बनाया और उसको उत्तराधिकारी बनाने के बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने संन्यास ग्रहण कर लिया। तो बच्चों, आज हमने गुप्त वंश के एक महत्वपूर्ण शासक हैं जिसको वास्तविक रूप से हम उसका प्रथम शासक मान सकते हैं, उस चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जाना। अब इससे अगले क्लास में हम उसके पुत्र और उसके उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त, जो उसकी प्रथम पत्नी कुमार देवी से उत्पन्न था और इस वंश का सबसे महान शासकों में से उसकी गिनती होती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।